देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया। नई दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर्स के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। इसके अलावा यूपी के लखनऊ, बरेली, वाराणसी, मेरठ और देश के बाकी हिस्सों से भी कई तरह के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। आपको प्रदर्शन की बातें भी बता रहे, खबर भी दिखा रहे किस तरीके से अलग अलग जगहों से यूजीसी के नए नियम को लेकर, नए एक्ट को लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन सिर्फ विरोध में नहीं हो रहे, ये प्रदर्शन जो है समर्थन और विरोध में हो रहे हैं, दोनों में हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक गुट ऐसा है, उनका कहना है कि ये बिल्कुल सही नियम बनाया गया, ये एक्ट बिल्कुल सही है और इसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। अब ये है क्या यूजीसी एक्ट, आपको बता दें कि 13 जनवरी को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 जारी किया गया था और इसके तहत जो है ये कहा गया था कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, बराबरी का जो है प्रावधान होना चाहिए, किसी भी तरह का दुरुपयोग किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। और इस नए नियम के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और साथ ही साथ ओबीसी, महिलाओं, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरह का भेदभाव रोकने के लिए ये नियम लाया गया है। अब इसमें भेदभाव को अनुचित व्यवहार, बहिष्कार और अवसरों से वंचित करना माना गया है। आपको बता दें कि इस यूजीसी के नए एक्ट के तहत जो जातीय भेदभाव की बात सामने आ रही है उसमें पहले SC ST थे, इसमें ओबीसी को शामिल किया गया है। साथ ही कहा गया है कि झूठी शिकायतों पर जुर्माना और निलंबन नहीं होगा, यानी कि SC ST और अब ओबीसी, ये कोई आपके खिलाफ अगर झूठी शिकायत भी दर्ज करता है, आपको झूठे केस में भी जो है फंसाने की कोशिश करता है, तो ना उस पर जुर्माना होगा, ना उसे निलंबित किया जाएगा। और साथ ही साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 24 घंटे की हेल्पलाइन रहेगी। कमेटी में SC ST OBC महिला का प्रतिनिधित्व रहेगा। अब इस पर जो है सवर्णों का क्या कुछ दावा है वो भी आपको थोड़ा बता देते हैं। सवर्णों को कहना है कि ये एक अत्याचारी एक्ट है, यानी कि सवर्णों के विरोध में है, झूठी शिकायतें करने पर कोई सजा नहीं है। सवर्ण छात्रों पर फर्जी आरोप भी लगाए जा सकते हैं। भेदभाव की परिभाषा सवर्ण छात्रों के खिलाफ है और कमेटी में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व भी स्पष्ट नहीं है। ये तमाम बातें हैं, इसको लेकर के दोनों ही पक्ष जो हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं और किसी का कहना है कि ये बिल्कुल सही है और किसी का कहना है कि बिल्कुल सही नहीं है। करने के लिए मेहमान भी जुड़ेंगे जिनमें एक्ट के समर्थक भी हैं और एक्ट के विरोधी भी हैं। डॉक्टर कौशल पवार हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा शशि पांडे जी भी हमारे साथ होंगे। बता दें आपको, डॉक्टर कौशल पवार यूजीसी एक्ट के समर्थक हैं। कौशल जी, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं कि जिस तरीके से नया एक्ट लाया गया है, यहाँ पर जो सवर्ण है उनका कहना है कि ये उनके विरुद्ध है, उनको भी फंसाया जा सकता है, कोई शिकायत, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इस एक्ट पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात मैं कहूंगी आपको कि ये जो विरोध है ये बिना रेगुलेशन को पढ़े किया जा रहा है। मेरे हाथ में भारत का राजपत्र है, आप इसमें देख सकते हैं। अभी आप जो नोट कर रहे थे, आपने बताया अभी कि समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि यह पूर्णतः, या ये कहिए कि ये लागू होते ही केवल जो हमारा
जो अंडर प्रिविलेज से बाहर का जो वर्ग है उनके लिए ये एकदम अत्याचार की तरह होगा। पूरी कमेटी इसमें जांच करेगी, पूरी कमेटी के लोग उसमें हैं, जिसमें वाइस चांसलर और प्रिंसिपल उसके हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होंगे, और उसमें 2 प्रोफेसर, 3 प्रोफेसर होंगे, एक 1 स्टाफ अदर द टीचर होगा, 2 रिप्रेजेंटेशन होगा फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, और तीसरा 2 स्टूडेंट होंगे। ये जो कंपोजिशन है इसको देखने की जरूरत है, और गजट कपड़े पड़े हुए क्या दिखा रहे है उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि सामाजिक भेदभाव को या समानता को लाने के लिए ये लाया गया है। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया रही है। 2012 से लेकर 2020 तक इसके ऊपर काम किया गया है, और काम करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ही अपना यूजीसी ने जो आंकड़ा हमारे सामने दिया है कि 118% जो डिस्क्रिमिनेशन के केसेज हैं वो बढ़े हैं। तो मैं ये कहूंगी कि इसको जो हमारा जो समाज है या हमारे जो समुदाय हैं उसको बहुत पेशेंसली देखने की जरूरत है। अभी 15 तारीख से इसको लागू होना है। क्या किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटीज में किसी भी तरह का कोई कंपोजिशन अभी तक बना है बिना उसको इम्प्लीमेशन लिए? आप ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि ये हमारा जो अगड़े है या सवर्ण समाज है उनके लिए यह एक बहुत एक तरह से काले कानून की तरह है? भारत में जब भी कोई कानून आया है, चाहे वह दहेज प्रथा को लेकर हो, चाहे एसआईआर का जो चल रहा है वो हो, चाहे 370 हो, चाहे ईडब्ल्यूएस, जितने भी कानून हैं, उन कानून के बनने के बाद उनके कुछ इम्प्लीकेशन होने के बाद कुछ अपवाद हो सकते हैं। मैं बिल्कुल उसको नकार नहीं रही कि इसमें किसी भी तरह की कोई अपवाद आएगा ही नहीं। हो सकता है जो आपने कहा कि जो एक डर जो बिठाया गया है भारतीय समाज के अंदर इस एक्ट को लेकर कि ये जैसे ही लागू होगा तो सबको एकदम मतलब सबको फांसी ही लटका दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। आप ये देखिए कि अभी लागू तो होने दीजिए, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है, और आज आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री जी का भी बयान आया है इसके ऊपर कि किसी भी चलिए आपकी बातें हमने सुन ली। शशि पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शशि जी, इस एक्ट पर आपकी क्या राय है? एक तरफ सवर्ण है, एक तरफ अब बात है एससी एसटी और ओबीसी आ गए हैं, ये बराबरी कहां से है? मुझे तो हैरानी होती है कि लोग कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, बस ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ है। अगर सब कुछ नॉर्मल है और सब कुछ ठीक ठाक है तो ठीक ठाक की जगह जहां पर कमेटी की बात आ रही है वहां पर सामान्य वर्ग के लोगों को कमेटी में क्यों नहीं शामिल करने की बात कही गई है। और रही बात, सबसे बड़ी बात मैं कह रही हूँ, सिर्फ एक इसमें एक कॉज जोड़ा जाए कि अगर ये शिकायत जो होंगी इस एक्ट के तहत पर उन पे अगर झूठी शिकायत होती है तो उनके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई हो जो सामान्य वर्ग के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम सभी जानते हैं कि जितने भी कानून बने हैं उनका उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हुआ है, और कितने कितने लोग जिन्होंने कानून या एक्ट बनाए हैं उन्होंने कितने लोगों का संज्ञान लिया है जिनके घर खराब हुए या जिनकी जिंदगी खराब हो गई है। एक केस मैं अभी आज ही सर्च कर रही थी तो मैंने देखा, ललितपुर का केस था। वो थे, मैं उनका नाम भी बता देती हूँ, उनका नाम था विष्णु तिवारी। उनके खिलाफ झूठी एक शिकायत होती है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हाँ, एक केस था ललितपुर का विष्णु तिवारी जी का। उनके खिलाफ झूठा एक्ट लगा करके, एससी एक्ट लगा करके उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की गई और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं साबित हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 20 साल की सजा काटी। और इस दौरान उनके परिजन, कितने परिजन थे, भाई, माता, पिता, सभी की मृत्यु हो गई। और जब लौट के आए तो उनको पता चला कि ये झूठी शिकायत थी, और जिसने शिकायत की वो मजे में, और जिसकी जो शिकायत करता जो निर्दोष व्यक्ति है वो उसका जीवन तहस नहस हो गया। यही होने वाला है इसमें भी। और इसमें सिर्फ छात्रों के खिलाफ नहीं है, इसमें जो शिक्षक हैं, जो विभागीय लोग हैं, उनके खिलाफ भी ये एक्ट काम करेगा, सिर्फ छात्रों की बात नहीं है। और इस एक्ट को जहां तक बताया जा रहा है, मैं बहुत सारी ऐसी बातें देख रही हूँ कि नहीं सामान्य वर्ग की वजह से जो है वो अभी तक हम दबे हैं, कुचले। भाई, ये आरक्षण का स्वर्ण काल है। अगर आप यहाँ पर अभी तक नहीं उबर पाए हैं तो आप नहीं उबर पाएंगे। ये सागर है, गोते लगाइए और
बढ़ते जाइए आगे। और अगर आप अभी इस उभरते सागर में भी आरक्षण के आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर नाचना है आंगन टेढ़ा की नहीं थी, हम तो इनकी वजह से, हम तो शोषित हैं, हम तो इनकी वजह से दबे कुचले रह गए। आप उसके बाद भी आपको लांछन लगाना है। भाई -40 पा करके भी नंबर कोई एडमिशन पा रहा है और कोई 400 पा करके भी बाहर जा रहा है। तो हम तो नहीं रोना रो रहे, हम तो चाहते हैं भाई सब समरसता कैसे आएगी, एक ही वर्ग समरसता लाएगा क्या? दूसरा वर्ग चाहता है कि नहीं बस हम तो आरक्षण भी लेंगे, हम तो झूठी शिकायतें भी करेंगे। इसकी जरूरत क्या है जब पहले से एसटी एक्ट बना हुआ है? इसकी जरूरत क्या है कि आप यूजीसी, आप संस्थानों में इस तरह के एक्ट लेके आए? मतभेद गए भाई, बच्चे हैं, बच्चों का आप पता है कि कितना युवा मन होता है, उनको बहुत चीजों की गलत सही की जानकारी नहीं होती है, वो जोश में कुछ भी कर सकते हैं, किसी का जीवन भी तहस नहस कर सकते हैं। इस एक्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लाने की, जिस जिस तरीके की ये बातें की जा रही हैं। तो बहुत इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं होगा तो देखा जाएगा ही। देखने वाले कोई नहीं होते, फिर जिनके खिलाफ शिकायत होती है वो अकेले उनका जीवन तहस नहस हो जाता है। डॉक्टर कौशल से जवाब ले लेते क्या डॉक्टर कौशल, आपको लगता है जिस तरीके से शशि जी कह रहे हैं, क्या वाकई इस एक्ट की जरूरत है? एक तरफ हम सबको समानता की बात करते हैं कि सब समान हो, सब बराबर हो, सबके साथ बराबर व्यवहार हो, लेकिन जब हम किसी को कैटेगराइज कर देते हैं तो आपको लगता है कि वहां पर समानता की बात रहेगी? जी, मैं पहले तो ये बता दूं आपको कि इसकी न केवल जरूरत है बल्कि बहुत 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 आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ। 2016 में रोहित वेमुला का केस वो आप सब जानते हैं। उसके बाद आइए सेंथिल कुमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 2008 में पीएचडी स्कॉलर थे, उनकी मृत्यु हुई केवल सहपाठियों के शैक्षणिक दबाव, विभागीय उत्पीड़न और भेदभाव, उन्होंने साफ साफ लिखा। उसके बाद पीएस राजू को देखिए, हैदराबाद का ही, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 2013 में मर्डर होता है, मर्डर कहूंगी मैं इसको। पायल तडवी 2019 में मर्डर होता है। दर्शन सोलंकी 2023 में आईआईटी बॉम्बे। अनकेत अंबोरे 2024 में उनको मरने के लिए दबाव डाला जाता है और उनके ऊपर जातिगत संवेदनशीलता की कमी को दिखाता है पूरा का पूरा मामला। आईआईटी मद्रास है आपके सामने। तमाम जितने छात्र, विभिन्न संस्थाएं देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में, टेक्निकल संस्थाओं में, कितने मामले ऐसे हैं जहां छात्रों की मृत्यु हो जाती है, मर्डर होता है केवल जातिगत भेदभाव के कारण, अंक भेदभाव के कारण, प्रशासनिक उपेक्षा के कारण। हम सब जानते हैं कि जब भी असाइनमेंट्स के नंबर देना हो, इंटरनल असेसमेंट के नंबर देना हो, और जब आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं उनका देना हो, यूनिवर्सिटीज जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी, आज वर्तमान में 496 यूनिवर्सिटी है भारत में। ओबीसी का रिजर्वेशन 27% के हिसाब से 36 वीसी होने चाहिए, जहां केवल 135 होने चाहिए, जहां केवल 36 वीसी हैं। 15% एससी का रिजर्वेशन होना चाहिए, 75% होना चाहिए, जिसमें केवल 6 हैं। एसटी का केवल 6 है, जिसमें 7% होना चाहिए, 25 बनता है। ये तमाम जितने यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस हैं, जितने यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स हैं, जितनी गवर्निंग बॉडीज हैं, जितनी एकेडमिक काउंसिल हैं, जितनी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं, आप ये देखिए रिप्रेजेंटेशन है कहाँ? जो ये कमेटी जो बनेगी उसमें भी जो अध्यक्ष होगा वाइस चांसलर्स होगा, प्रिंसिपल्स होंगे। आप बहुत जल्दबाजी में एक तरह से ये मान के चल रहे हैं कि विरोध करने के लिए विरोध करना, ना कि जो यूजीसी के जो नियम है, जो उनका उद्देश्य है, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को पीछे छोड़ना है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हर छात्र, चाहे वह किसी भी शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आता हो, कैंपस में सुरक्षित रहे, माहौल सुरक्षित हो। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण साफ साफ हमें बताता है कि क्योंकि केसेस बड़े हैं, 2012 के और 2026 के दरमियान जितने भी आंकड़े बढ़े हैं, 118% जाति उत्पीड़न के केसेस, ये तो आंकड़ा यूजीसी का है, सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा कितने ऐसे स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है जो दर्ज भी नहीं होता। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि ये जो माननीय देश के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो समानता परक समाज की स्थापना करना चाह रहे हैं, विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, विश्व गुरु बनाने के लिए दिन रात एक करते हैं, ऐसा जो कानून लेके आए हैं, वो न केवल छात्र हित में है बल्कि राष्ट्र के निर्माण के भी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। ये बहुत इसलिए जरूरी है कि जो छात्र हमारे अपनी जान को गंवा देते हैं, वो छात्र जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, हम कैसे भूल सकते हैं कि यूपीएससी का जब एग्जाम देते हैं स्टूडेंट, उनकी मेरिट हाई होती है, लेकिन जब वही स्टूडेंट जब इंटरव्यू देता है उसके नंबर कम आ जाते हैं।
ठीक उसी तरह पीएचडी के एडमिशन को ले लीजिए, जब स्टूडेंट टेस्ट पास करता है तो वो हाईएस्ट नंबर पे होता है, इवन की जनरल कैटेगरी को भी पीछे छोड़ जाता है, लेकिन वही स्टूडेंट जब इंटरव्यू के लिए आता है जनरल ये जो इस तरह के आरक्षण की बात है, इसमें तो कई सीन ही अलग होते हैं। जो 98% लाने वाला स्टूडेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है, 98 99 भी ले आता है, लेकिन उसको अपनी मनपसंद सीट नहीं मिलती, उसको जगह नहीं मिलती है। उसको सीट इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि जो 75-80% लाया है वो एक कैटेगरी से आता है, आरक्षित कैटेगरी से आता है, उसमें SC ST OBC। आप ये भी तो देखिए कि भारत के संविधान में जब प्रतिनिधित्व का नहीं, कहीं तो मेरिट की वैल्यू होनी चाहिए। मैं मेरिट की ही बात कर डॉक्टर कौशल, कहीं तो मेरिट की वैल्यू होनी चाहिए। मैं उसी मेरिट की बात कर रही हूँ जी, उसी मेरिट की बात आप जिस आरक्षण की बात कर रही है कि वहां से वहां चला जाता है, तो ऐसे केसेस तो हमने अपने आए दिन की लाइफ में देखे हैं कि कई बार बच्चे जो है इसीलिए सुसाइड कर लेते हैं कि अच्छे नंबर लाने के बावजूद उनको जगह नहीं मिली है। शशि पांडे जी, जिस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर कौशल कह रही है, नहीं, क्या उसके लिए रिजर्वेशन ही जिम्मेदार है? आप बताइए, आपको नहीं लगता कि मतलब जो 98 ला रहा है उसको उसकी सीट नहीं मिल रही है, जबकि 80% लाने वाले को सीट मिल रही है, तो मेरिट आपको लगता है यहाँ पर है? ओबीसी में 27% को मिल रहा है केवल, एससी में 15% को मिल रहा है, एसटी में 7% को मिल रहा है। इसके अलावा जितना 50% आता है वो जनरल कैटेगरी को ही जाता है। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस मेरिट की आप बात कर रहे हैं ना, उस मेरिट को वहां तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज भी स्कूलों में बच्चों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं दिया जाता। आज भी कितनी तो आपको लगता है कि जिन स्कूलों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है उसमें दलित और ओबीसी पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ SC ST के जो वर्ग से आते हैं वही बच्चे पढ़ते हैं, उसमें सवर्ण बच्चे नहीं पढ़ते, उसमें जनरल कैटेगरी के बच्चे नहीं पढ़ते। जहाँ की रोड खराब है, जहाँ पर अस्पताल नहीं है, क्या वहां पर सिर्फ दलित ही रहते हैं? क्या वहां पर सिर्फ SC ST रहते हैं, वहां जनरल कैटेगरी के लोग नहीं रहते? ये जो बात आप बता रही है, हमारी जो मानसिकता है वह मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना कि जो जाति व्यवस्था है ना, ये एक ऐसे मीनार की तरह है जिसमें कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है, उसमें केवल जो जिस जिस तरीके से आए दिन, जिस तरीके से उदाहरण यहाँ पर डॉक्टर कौशल दे रही हैं, उदाहरण तो हमारे पास भी है। भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, वो खुले में औरैया के अधिकारियों को बोलते हैं कि 2 मिनट में SC ST एक्ट लगा करके अंदर करवा दूंगा। ये धमक होती है, आप समझिए कि किस तरीके जब नहीं। सुन लीजिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता नहीं, मैं आपको बता, ये मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं तो एक्ट की बात कर रही हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स का आप देखिए, बात करती हैं यहाँ तो। चलिए एक मिनट शशि जी से भी जान लेते हैं। शशि जी अभी देखिए ना, डॉक्टर कौशल एक सेकंड आपकी भी सुन ली, थोड़ा शशि जी की भी सुन लेते हैं। आपकी बात पे मैं एक लाइन करके अपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि इसी पे UGC रेगुलेशन एक्ट पे ही सीधा प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि तेली का तो चेहरा देखना भी मनहूस है। आप तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के व्यूज की ही बात कर रही हैं तो ये मानस है हमारा। चलिए शशि जी, प्रधानमंत्री शशि जी बहुत आंकड़े ST SC के हैं कि भाई उनको इतना टॉर्चर हुआ, वो आत्महत्या कर लिए। कोई आंकड़ा ये भी उठा के देखा जाएगा कि सामान्य वर्ग के बच्चों ने, कितने बच्चों ने सुसाइड किया, कितने बच्चों ने आत्महत्या की, और कितने बच्चों ने अभी मैं उत्पीड़न की बात कर रही हूँ, किसी भी तरीके के उत्पीड़न की बात कर रही हूँ। अभी आपके सामने एक केरल का वीडियो आ रहा होगा जिसमें एक महिला जो है वो झूठा वीडियो बनाती है एक पुरुष के खिलाफ, और पुरुष जाकर के आत्महत्या कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये उत्पीड़न ही तो है एक तरीके से, क्योंकि हमें इतने महिलाओं को इतने अधिकार दे दिए गए हैं जिनका उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उपयोग नहीं किया जा रहा। बहुत से ऐसे कानून हैं जिनका बने हुए हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरे जानने वाले, मैं बता दूं, मेरे बहुत नजदीकी हैं, उनका जमीनी विवाद था, लेकिन विवाद को कहाँ शिफ्ट किया गया? SC एक्ट लगा करके उनके खिलाफ शिकायत की गई। जमीन का विवाद तो जमीन में लड़ना था ना, SC एक्ट लगा के क्यों लड़ना था? हर एक चीज को, उस एक्ट को मोहरा बना करके लड़ना है। और मैं आपको बता दूं, ये जो एक्ट लाया जाएगा इसमें भी यही होना है। जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, इसमें यही होना है। और मैं बता दूं, जो कह रहे हैं कि बहुत शोषण हुआ है, शोषित है, तो मैं कह रही हूँ जो ये बाबा साहब नेतृत्व में जो संविधान बना, क्या सिर्फ बाबा साहब थे उसमें बहुत सारे सामान्य वर्ग के
लोग भी थे। और जितने भी एक्ट बने, क्या ये एक्ट सिर्फ SC ST OBC ने बनाए हैं? जितनी भी कमेटियां बनती हैं उनमें बहुत सारे सामान्य वर्ग के लोग भी होते हैं। तो वो जब किसी का जन समुदाय का उनका भला देखते हैं, भलाई देख करके काम करने का प्रयास करते हैं। इस एक्ट में भी जो भी कमेटी बनी हुई है उसमें मेरे पास पूरी लिस्ट है, उसमें भी बहुत सारे सामान्य वर्ग के लोग हैं। तो ये कहना, एक तरीके से आरोप लगाना कि ब्राह्मणवाद है, सामान्यवाद है, सामान्य वर्ग से हम शोषित हैं, तो ये आज के टाइम पे ना तो कोई सामान्य वर्ग राजा है, ना कोई जमींदार है, ना कोई ऐसा कोई धनाढ्य है। सभी लोग, बहुत सारे सामान्य वर्ग के लोग हैं जो सामान्य परिवारों से आते हैं, उनके पास फीस के लिए पैसे नहीं होते हैं। EWS को आपने इस एक्ट में जो पॉइंट है, EWS को निकाल दिया गया, आर्थिक रूप से कमजोर को, उसको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? अगर आपको समान समरसता ही लानी है तो EWS वालों को क्यों नहीं शामिल किया गया? वो भी तो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको भी शामिल करिए ना। और सीधी सी बात है, अगर अपराध किसी के द्वारा किया जा रहा है तो वो अपराधी के खिलाफ जो है वो शिकायत हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो, ना कि सिर्फ ये कि सामान्य वर्ग है। अच्छा, अगर यही अपराध जब OBC करेगा, डॉक्टर कौशल, जिस तरीके से हम यहाँ पे पूरे एक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें यह भी है कि झूठी जो शिकायतें होंगी उसमें जुर्माना और निलंबन दोनों नहीं है। यहां आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगता कि अगर किसी के खिलाफ झूठी शिकायत करा दी है तो आप तो सेफ है, आप तो ठीक ठाक निकल जाएंगे? पहली बात तो जो केस में फंसेगा, झूठा केस कराएंगे, वो सफर करेगा। अगर आप ये भी साबित हो जाता है कि केस झूठा तो भी आप सेफ हैं, नहीं होता तो भी आप सेफ है। सामने वाले की परेशानी वो जाने, उसका काम जाने। आपको नहीं लगता कि इस एक्ट में कहीं बदलाव की जरूरत है? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं इसमें ये कहूंगी कि हमें बहुत ध्यान से इस गजटेड नोटिफिकेशन को जब हम पढ़ते हैं, इसकी जो कंपोजिशन बनी हुई है, आपको क्या लगता है कि ये कंपोजिशन बिल्कुल एकदम आंख बंद करके कोई भी आरोप लगाएगा और उसको सजा दे देगी? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके जो अध्यक्ष होंगे, वाइस चांसलर होंगे या प्रिंसिपल होगा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ऐसी वाइस चांसलर ही होना चाहिए या प्रिंसिपल भी वाइस चांसलर ऐसी होना चाहिए। दूसरी चीज, इसमें उच्च शिक्षा के 3 प्रोफेसर होंगे। क्या वो लोग, आप लोग उनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे? वो केवल सिर्फ एक किसी ने कहा और लगा दिया। ये तो भारत का स्वर्णिम युग हो जाएगा अगर किसी के कहने से भी कुछ भी हो जाएगा। नहीं, कई बार इंक्वायरी के बाद ये सामने आता है ना कि तो मामला ही झूठा था। आपको लगता है कि इसमें संशोधन की जरूरत है कि नहीं है? आप मेरे को दूसरी बात का जवाब दे रही है। सिर्फ इसी बात का जवाब मैं चाहूंगी कि झूठी शिकायत पर ना निलंबन है, ना कोई कार्रवाई है, ना कोई जुर्माना है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा सीधा ये कहना है कि मुझे बिल्कुल कमेटी पे पूर्णतः भरोसा है कि 1% भी कोई भी झूठा केस अगर आता है तो वो कमेटी जो कमेटी की बैठक होगी और तुरंत उसमें कार्रवाई होगी, वो तुरंत डिसीजन ऐसा दे देगी जो किसी भी वर्ग के, किसी भी छात्र के हित में नहीं जाता हो। ऐसा होने वाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं बार बार इसी की तरफ रेखांकित इसलिए करना चाहती हूँ कि अगर ऐसा होता है तो मैं बिल्कुल एक शिक्षक होने के नाते ये कहूँगी कि किसी भी छात्र के साथ किसी भी तरह के कानून का दुरुपयोग करके उसको हानि ना पहुंचे, उसका कैरियर बर्बाद ना हो। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की संतानें हैं। हमने हमेशा शांति से किसी भी चीज को अपनाया है और सुप्रीम कोर्ट का भी हम उतना ही आदर करते हैं। और हमारा जो एक शिक्षक का होने के नाते भी हमारे तमाम जितने छात्र हमारे सामने हैं वो हमारे अपने हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी नहीं भूल सकते कि ये जो कानून बनना है, जी समझ गए। जी आपका कहना भी समझ गए आप। जी आपका कहना भी हम समझ गए हैं। फिलहाल वक्त नहीं कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर कौशल और शशि जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। तो बात सारी यहां पर है कि जिस तरीके से यूजीसी एक्ट लाया गया है, 2 जो है पक्ष हो गए हैं। एक का कहना है कि सवर्णों के खिलाफ है और एक का कहना है कि बिल्कुल ठीक है, लागू होना चाहिए। और इसको लेकर के जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। कोर्ट मामला जाता है तो क्या कुछ होगा, या सरकार इस पर संज्ञान लेती है, दोबारा विचार करती है या नहीं करती, देखना होगा।